राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। क्या होगा सब यही जानना चाह रहे हैं और पता किसी को नहीं लगेगा 4 तारीख से पहले। मेहमानों साहब से परिचय करा दें। अनंत अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनंत जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, विवेक जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर, आशीष जी का स्वागत है। सूर्य कुमार मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मैथिल जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत है। मैथिल जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आपके हिसाब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है या ममता जी चौथी बार? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को, आपके सभी देखने वालों को, फेलो कांग्रेस को भारत माता की जय। अब देखिए, जो आपने पूछा ना अमिताभ जी, वो मैं नहीं कहूंगा, ना ही मैं ये मानता कि ये जो दिखा रहे हैं आपका एग्जिट पोल, कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 150, 160, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ 200 प्लस सीटें लेके आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पीछे का कारण 93% यदि किसी राज्य में मतदान होता है और उस राज्य में पहले से 3 बार एक सरकार चल रही हो और वो सरकार जो अभी लास्ट चुनाव है उसके बाद से निरंकुश हो जाए, मतलब महिलाओं की सुरक्षा जो है वो तार तार हो जाए, संदेश खाली हो जाए, आर्जिकर हो जाए और आर्जिकर जैसे न जाने कितने विषय हो जाए, उसके बाद बंगाल की जनता को जागना अत्यंत आवश्यक था। आप देखेंगे अमिताभ जी, तो इस चुनाव लड़ाई लड़े। बंगाल ऐसा प्रांत है जहां पर 6,700 से ज्यादा इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं बचा है, केवल टोलाबाजी और भ्रष्टाचार बचा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, 125 किलोमीटर कॉरिडोर तो नहीं दिया, या फिर रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो अराजकता फैली, मुस्लिम तुष्टीकरण की स्थिति है, ये सब देखते हुए 200 प्लस सीटें हैं। और एक और चीज मैं जिक्र करूंगा, एक बहुत बड़े चैनल के पत्रकार जो हमेशा मोदी जी को कोसते रहते हैं, उन्होंने भवानीपुर के पोलिंग बूथ पे एक महिला से बाइक ली, वो वोट करके निकली थी। उनसे ये पूछा कि आपने किसको वोट किया, तो नॉर्मली वोटर ये कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। उसने स्पष्ट कहा, मैंने देश के लिए वोट दिया, मैंने इसलिए वोट उनकी आवाम में अल्लाह अकबर ना कहला पाए, ऐसी व्यवस्था के लिए वोट दिया। और ये वो क्षेत्र है, ठीक है, जो कि भवानीपुर। जी ठीक है। मैथिल साहब आएंगे आपके पास। यही सवाल आपसे मनीष गुप्ता जी, आपका आकलन क्या कहता है, क्या होने जा रहा है बंगाल में? इस चीज़ को ज़रूर फ्रेम में रखें। सब लोगों से मैं कहूँगा कि बंगाल में इस बार जितना वोट पड़ा उतना स्वतंत्र भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के समय में भी कभी किसी राज्य में, किसी लोकसभा में नहीं पड़ा, कभी नहीं। ये समझ लीजिए। इसका मतलब जो कुछ होगा वो छोटा नहीं होगा कि गुड्डू तू भी बतासा ले ले, तू भी कचौड़ी ले ले, अच्छा तू कचौड़ी नहीं तो तू पकौड़ी ले ले ना। जिसको मिलेगा कचौड़ी, पकौड़ी, खीर, बर्फी सब इकट्ठी मिलेगी, दूसरे के कंटाप लगेंगे दो। मनीष गुप्ता, ये मेरी छोटी समझ कहती है। प्रताप जी, दरअसल जिसको हम समझ रहे हैं कि दोनों साइड से बहुत स्ट्रांग वोटिंग हुई है, तो आप इसको ये मानिए कि इस इलेक्शन में
सिर्फ दो फैक्टर थे, बीजेपी और टीएमसी। और मैं थोड़ा इसको बदलता हूं, सेक्युलर हिंदू मुस्लिम एक तरफ और राष्ट्रवादी बीजेपी के लोग एक तरफ। अभी तक क्या होता था, किसी भी राज्य में या देश में चुनाव हो तो मुसलमान भाइयों बहनों की वोटिंग बढ़िया होती थी, उनका हमेशा ये 80 to 90% वोटिंग होता था। हिंदुओं की वोटिंग आमतौर पर 50% 60% होती थी, क्योंकि हिंदुओं को छुट्टी पे जाने का बहुत शौक है। तुम्हें लगता था कि भाई आज वोट कर रहे हैं तो छुट्टी मना लेते हैं, अगले दिन संडे है मंडे है, छुट्टी मना लेंगे, 2 दिन कर जाएंगे। लेकिन बंगाल ने ऐसा दिखा दिया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा लगता था जिस तरीके से बंगाल और बांग्लादेश का भेद घट रहा था, इस बार वहां के लोगों को लगा कि जागो और वोट डालो, पूरी ताकत से वोट डालो। और बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि मैं पिछली बार चुनावों के बाद जिस तरीके से बीजेपी के वोटर्स को परेशान किया गया, उनके खिलाफ अत्याचार किए गए, भाजपा ने कोई मदद नहीं की। इस बार ये मैसेज दिया कि सीआरपीएफ 2-2 महीने लगेगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं पाएगा। अजयपाल जिस तरीके से मैसेज दे रहे थे उससे रिजल्ट आया, निकला। तो बात यह है कि जो लोग 60% वोटिंग करते थे वो 95% वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए 92 पर पहुंचे हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि अब इस बार वो होने वाला है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। ठीक बात है, ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी ठीक। अभी रुक सबको बहस में लाऊं। आशीष चतुर्वेदी जी, इस बार वोटिंग में वो हो गया जो बंगाल के जन्म से लेके अब तक कभी नहीं हुआ था, तो क्या इस बार वोटिंग के परिणाम में भी वैसे ही दिखेगा जो बंगाल में कभी नहीं हुआ? एक इतिहास तो बन गया, वो भारत में अभी तक कहीं नहीं, वो मैचलेस है। इसलिए ये कहना भी कि 93% वोट पर क्या रिजल्ट आता है किसी के पास नजीर नहीं है। लेकिन सामान्य समझ कहती है कि 93 में सबको प्रसाद नहीं बढ़ता, 100 में 93 लोग सबको बताशा बांटने नहीं निकलते, वो कोई एक लक्ष्य लेके निकलते हैं। और जो हिंदी में सरल भाषा में कहूँ खोल के, जो बात मनीष कह रहे थे कि मुस्लिम वोट तो लेफ्ट के समय में भी और इवन विधान चंद्र राय के समय में भी पर्याप्त पड़ता था, वो कभी 40%, 50%, 60% नहीं पड़ा। आपके उत्तर प्रदेश में भी जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां वोट हमेशा भरपूर पड़ता है। फिर ये जो एक्स्ट्रा वोट आया है ये स्वाभाविक हिंदुओं को आया है, जो पहले कभी नहीं आया, राइट फ्रॉम नेहरू टू मनमोहन सिंह। ये वोट क्या कह रहा है आशीष चतुर्वेदी? और तो वोटिंग कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा हमें। और अगर आप बंगाल को देखें तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं बहुत जमीनी नेता हैं और उनकी जमीनी पकड़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, और ये बात सब लोग जानते हैं कि उनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं ममता बनर्जी को हराने के लिए। लगभग उनके जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने बड़े नाम हैं, जितने संगठन हैं, जितने मीडिया का उपयोग हो सकता है, जितने सरकारी तंत्र का उपयोग हो सकता है, कोई कसर बाकी रखी नहीं गई। बंगाल में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की जो भूमिका होती है वो पुरुषों से ज्यादा होती है। मतलब कहा जाए कि उनका रोल जो होता है डे टू डे, यानी दिन की चर्या में, घर के मामलों में, और उसमें महिलाओं की भूमिका ज्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है बंगाल में। अगर आप देखेंगे, मेरी पहली पोस्टिंग बंगाल में रही, इसलिए मैं काफी थोड़ा समझता हूँ वहां को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बंगाल में लोगों ने देखा कि एक महिला है जो बंगाल से हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इतने सालों से उनका नेतृत्व करती हैं, उनको हराने के लिए जैसे अभिमन्यु को घेरा हुआ था सबने और सब मिल करके वार कर रहे थे, बिल्कुल वही स्थिति आज वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चारों तरफ से अपने सारे तंत्र से घेरा हुआ है और सब तरफ से वार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बंगाल की महिलाएं हैं
उन्होंने देखा कि एक महिला है जो बंगाल से है और वो अकेली इन सब मैं से इसको लड़ ठीक है अब भैया आशीष जी, मैं इसको समराइज करूं आपके बिहाफ पर। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये ममता के प्रति सिंपैथी का वोट है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ममता अकेली फंस गई है, ठीक है ना, इसलिए चलो ममता जी के हाथ मजबूत करो। एम आई राइट? ठीक, आशीष जी ने ये बात कही, ये उनका अधिकार है, ये उनका आकलन है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, वो इस बात से नाराज लगे कि भाजपा के इतने लोग वहाँ बंगाल क्यों गए। मैनपुरी में नेताजी की, अरे रुक जाओ भाई, मैनपुरी में नेताजी के दिवंगत होने के बाद चुनाव था, सरल चुनाव था, सबको पता था। फिर भी नागालैंड में भी जो सपा का एक आदमी था, उससे भी कहा गया मैनपुरी आओ और रजिस्टर पर दस्तखत करो, गलत कहूं तो टोक देना। क्यों क्यों आपने भाजपा के वहां के उम्मीदवार को घेर के नहीं मारा? आपने किरणमय नंदा को भी मैनपुरी की गलियों में दौड़ा दिया, बोले नंदा तुम भी दौड़ो। क्या अब किरणमय नंदा का वहां वोट है? नहीं, उनकी भाषा को समझ रहा नहीं। ये इसलिए ही कहो, जिसके पास जहां जो सामर्थ्य आदमी दिखाता है, आपके पास मैनपुरी में सामर्थ्य आपने दिखाई, क्या समस्या है इसमें यार? उनकी पार्टी है, वो लोग चुनाव में मेहनत करते हैं, ये कोई गलत बात है? ये तो अच्छी बात है, इससे आपकी पार्टी को सीखना चाहिए। जो बाबू लोग कुर्ता पे कलप लगाए घूम रहे हैं, पान खाए क्या, और फेसबुक पे पार्टी मजबूत कर रहे हैं, बोले अखिलेश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां साथ है? बोले फेसबुक पे। बोले बाहर नहीं यार, 46 डिग्री में कहां जाएंगे? सीखो यार। आप क्या कोई अखिलेश यादव का ड्यूटी लगा सकता है? ड्यूटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं। प्रधानमंत्री का चार्ट लगा, गृह मंत्री अमित शाह का चार्ट लगा पार्टी संगठन की ओर से। आप क्या, आपकी स्थिति है कि आप अखिलेश जी को ड्यूटी असाइन कर दो? नहीं ना, पार्टी से निकाल देंगे तुरंत। कहेंगे भाई दिमाग खराब हो गया, हमारी पार्टी और हमको ड्यूटी देंगे। ये सब सीखो, सीखने की बात है। खैर विवेक जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय तक लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था, हालांकि दिल्ली वाले उससे अलग बोल रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब चूंकि वहाँ के हैं, दिल्ली वाले तो बंगाल के हैं नहीं, और आपने उनको नेता विपक्ष बनाया होगा तो जानबूझ समय उनकी हैसियत जान के बनाया होगा कि भाई ये आदमी काबिल है। वो कह रहे हैं कि मेरा तजुर्बा ये कहता है बंगाल के दोनों चरण के चुनाव देखने के बाद कि ममता बनर्जी के खिलाफ भारी गुस्सा था, उस गुस्से में भारी टर्नआउट हुआ और लोग ममता को हराने निकले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी भी नहीं कह रहे, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। विवेक जी, वो आपके बड़े बूढ़े हैं, उनका बंगाल का भारी अनुभव है, और मेरे ख्याल से दशकों बाद बंगाल का कोई आदमी लोकसभा में आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, इसका मतलब वो आदमी काबिल है आपकी नज़र में। कांग्रेस बाय एंड लार्ज इस बात से सहमत है कि ये जो हैवी टर्नआउट है, ये ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है। विवेक जी, जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे, अगर आपको बात खारिज करनी है, लानत मलानत करनी है, तो अधीर दादा करना, हमारी नहीं। जी देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो उनका अपना आकलन हो सकता है, तो लेकिन जी अगर उनके आकलन को हम देख रहे हैं तो उसके बाद और भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देख के ये जो आप कह रहे हैं बड़े बदलाव का प्रतीक है, ये बड़े बदलाव हैं। लेकिन ये बदलाव आप देखिए, सीआरपीएफ की बात थी कि 60 दिन वहाँ रहेगी, और उसके बाद जब पोलिंग हुई उसके बाद उनको क्या ऑर्डर हो गया, कब वहाँ से निकलना उनको है। और भी कई आपके पास अधूरी जानकारी, देखो ऐसे विषयों को ना छोड़ो जिन पे अधूरी जानकारी हो, फिर मुझे भी इसको टोकना पड़ता है। सीआरपीएफ पर आपकी जानकारी अधूरी है। खैर चलिए जी। नहीं तो लेकिन उसके बाद अधीर रंजन जी ने कहा अगर है ये, तो वो बात उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन जो पूरा माहौल वहाँ का दिख रहा है और जिस तरीके से आपको ज्यादा माहौल दिख रहा है, अधीर रंजन की आंखों में बिल्डिंग वाला चश्मा लगा है? नहीं देखिए, वो पूरा प्रदेश घूमे, नहीं पूरा प्रदेश घूमे हैं, लेकिन हम जब चुनाव लड़ते हैं अमिताभ जी, चुनाव हमने भी लड़ा, चुनाव जब हम लड़ते हैं और जब आप हमारे क्षेत्र में आते हैं तो आपका जो आकलन होता है वो बहुत अच्छा फीडबैक हमको मिलता है। तो उनका ठीक होगा, उनकी बात है, लेकिन उनकी बात को उनकी निजी राय हम मान सकते हैं। ये कोई आप बताइए, ये दिन आ गए अधीर रंजन के, अभी नहीं, अधीर रंजन चौधरी के ये दिन आ गए, उनको तो आज
संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति छोड़ के। मैं ये तो नहीं कहूँगा हुगली में छलांग लगा दो, लेकिन संन्यास तो ले ही लो। अच्छा बताइए, आपकी पार्टी के नॉन बंगाली लोग ये कह रहे कि वो जो बोल रहे हैं उनकी निजी राय है, उनकी राय को ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। बताइए, और कोई बंगाल में है नहीं जो एक है ना मामा से काना मामा। ठीक, हमारी यह कहावत है कि मामा ना हो, एक ही आंख वाला मामा हो। चलो मामा तो है, पूजा पाठ में तो बैठेगा, तो आपके तो मामा वही थे, एक आंख वाले सही, लेकिन मामा ना हो उससे अच्छा तो एक आंख का मामा। बंगाल में और कौन नेता है आपके पास? टोटा पड़ा है, टोटा। रुक जाओ विवेक, जब सिर नहिला बरा, टोटा पड़ा है, 4 आदमी नहीं जिनको बंगाल में कोई पहचाने आपकी पार्टी में बचा। क्या आप किस दुनिया में हो यार? आप बिंदे वो विधानचंद्र राय के जमाने में हो गया? आपको इल्म ही नहीं हुबली में कितना पानी बह गया भैया। खैर, मैं अनंत अमित के पास आऊं उससे पहले 2-3 छोटी छोटी बातें कहूंगा, ये भी दिमाग में रखिए। शायद मेरे मित्र आशीष भाई ने कहा कि महिला लड़ रही है तो महिलाओं में, ऐसा कोई भारत के अब तक के चुनावी इतिहास में ऐसा कोई समीकरण, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। अन्यथा दलित और महिला दोनों चीजें थी मायावती जी के साथ। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने अगर उनके साथ प्रतिबद्धता बनाए रखी होती तो अभी तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते? ना अखिलेश हुए होते, ना योगी होते, कोई होता ही नहीं। 50% वोट उनके पास अगर महिलाओं का होता तो बाकी तो जात बिरादरी मुसलमान लेके वो 300 सीटों का राज कर ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता आशीष जी, भूल जाइए। क्या कि महिला है इसलिए लोगों ने कहा कि ना ना जी, तो मायावती जी में क्या खराबी थी? छोटी नेता है क्या? या उनका स्टेचर ममता बनर्जी से छोटा है? ममता बनर्जी के बारे में लोग उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, लंपट लोग। मायावती जी के बारे में किसी ने गलत टिप्पणी करने का साहस किया हो तो हमको बता दो उसका नाम, आपकी पार्टी में भी नहीं ना। एक बार गेस्ट हाउस कांड किया था तो उसके लिए आज तक राम राम कह रहे हो कि जाने कौन सी भद्रा बैठी थी दिमाग पर, है बवाल हो गया, सब पार्टी की नाक कट गई, सारा दलित भाग गया, नाराज हो गया। ममता जी को तो लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उनके विरोधी। मायावती जी को तो नहीं, वो तो इतने बड़े कद की नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने उनको अपना आइकॉन नहीं माना। ऐसा ना कहो महाराज ना। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि पहली बार बंगाल ने, ये भी महत्वपूर्ण है, इसका किसी ने जिक्र नहीं किया, पहली बार बंगाल ने देखा कि बिना रक्त में नहाए भी जनादेश आ सकता है, फर्स्ट टाइम। और मैं इसको एक थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, ये ज़्यादा बंगाल में समस्या मालूम कब हुई? जब सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुए कांग्रेस से, उनके समय से जो हत्याएं शुरू हुई वो फिर दीदी के समय तक बढ़ती रहीं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखता हूं, 2023 में पंचायत पोल हुए थे, विवेक जी भी सुने, आशीष जी भी सुने। उसमें भगवान का नाम लेके हैं रसगुल्ला खाते हुए 55 हत्याएं हुई थी। क्या पंचायत में 55 निपटा दिए थे। 24 के लोकसभा पोल में 10 से ज्यादा मौतें और 100 से ज्यादा बुरी तरह घायल हैं। बंगाल का इतिहास ये था। केवल 93% वोट पड़ा, यही खबर नहीं है विवेक भाई। खबर ये है कि एक भी नहीं मरा। और वो जो फुरकान और सुरखान बम फेंकते थे जगह जगह, कोई बम नहीं फेंक पाया। ना रक्तपात हुआ, ना आगजनी हुई, ना धुआं धुआं हुआ बंगाल, और चुनाव हो गया। बंगाल में हमारे जो 2-4-6 परिचित हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई साहब इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अपने जीवन काल में हम ऐसा चुनाव भी देखेंगे। वरना चुनाव में तो हम जानते थे 100, 200, 500 घरों में आग लगती थी, 50-25 लोग मारे जाते थे। पुलिस बार तो सच में ऐसा लग रहा है कि सपना सा है। 93% वोट डाल गए लोग शांति से, किसी ने किसी को गाली भी नहीं दी। और जहां थोड़ी बहुत वर्जिश करने की कोशिश की, उनका स्वागत समारोह इतना जबरदस्त हो गया कि वो खुद ही एक्यूप्रेशर का, अरे वो क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी कराते घूमेंगे। अनंत अमित जी,
दीदी जा रही हैं, दादा आ रहे हैं, या कोई शक है अंदर? नहीं, बच्चे तो इम्तहान देने वाले बच्चे से जब तक रिजल्ट ना आए पूछो, वो कहता फर्स्ट डिवीजन आएंगे, वो तो रिजल्ट में पता लगता फर्स्ट आया कि सेकंड आया। मैं पूछ रहा हूँ अभी भी कोई धुक-धुकी हो तो बताओ। भैया जी 4 मई दीदी गई। अच्छा, मैं बात वहीं पर प्रारंभ करने वाला था जहां से आपने स्टार्ट किया। इस आजाद भारत का पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में इतने वोटर परसेंटेज लगभग 93% मतदान हुए, और पहला ऐसा चुनाव है जो एक भी हत्या इस चुनाव में नहीं हुआ। ये लोकतंत्र की जीत है, भय की हार है, और इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ इस पूरे मैच का कल तक का अगर कोई मैन ऑफ द मैच रहा है तो भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहा है, जो कि वहां पे भयमुक्त चुनाव कराने का काम किया, चाहे वो केंद्रीय सशस्त्र बल के द्वारा, चाहे वो राज्य पुलिस के द्वारा और अपने अधिकारियों के द्वारा। ये आजाद भारत का पहला ऐसा राज्य है, पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक भी छिटपुट घटना को लेकर, एक भी हत्या या मारपीट जैसी कोई घटना नहीं घटी। छिटपुट घटनाएं थोड़ी एक दो नहीं, जगह और घटी सबसे है, एक मिनट, बम भी नहीं चले, चूंकि वहां बम ऐसे चलते हैं जैसे बाकी जगह बिटिया की विदा में बतासे फेंके जाते हैं ना, वैसे बम फेंके जाते हैं दोनों हाथों से भर भर के। बंगाल का ही चरित्र है। 2-3 दिन पहले एक जहांगीर मियां था, बड़े बड़े डायलॉग दे रहा था। अभी आशीष जी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि तमाम शस्त्र भाजपा के लोग लगे हुए हैं। संगठन हिंदुस्तान का एक पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, जहां पे हमें सिखाया जाता है संगठन गढ़े चलो, पंथ पर बढ़े चलो, देश के हित के लिए काम किए चलो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है, जब मुख्यमंत्री भी चुनाव के प्रचार में जाता है, एक निचले पायदान का कार्यकर्ता उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता है, प्रचार करता है। और उसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान आप ही के प्रांत का एक आईपीएस अधिकारी जाता है, अजय पाल शर्मा, जो कि वहां के लोगों को बताता है कि प्रशासन कैसे काम करती है, और निर्भय होकर आप लोग मतदान करिए, मैं यहां खड़ा हूं। ये उत्तर प्रदेश का बेटा होता है जो कि वहां के चुनाव में जिसका आप जिक्र कर रहे हो, आईपीएस का वीडियो देखा है, वायरल है कि क्या हरकतें कर रहा है वो, और किस किस नचनिया के साथ वो नाच रहा है, वो भी हमने देखा। जो बयान देते हैं अब संवैधानिक पद पे बैठ, उसके खिलाफ इस तरह का बयान देता है। और दूसरी बात, पूरा हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री होता है, किसका प्रचार करने जाता है? ममता दीदी का प्रचार करने जाता है। तेजस्वी यादव किसका प्रचार करने जाते हैं? ममता दीदी का प्रचार करने जाते हैं। अखिलेश यादव जी किसका प्रचार करने जाते हैं? ममता दीदी का प्रचार करने जाते हैं। अभी आपके जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल है कि जो आपकी पार्टी के नेता से कह रहा था कि मेरे साथ सो जाओ तो मैं तुम्हें ये बना दूंगा। तो हमें तो आपका चाल चरित्र मालूम है, और आपने एक 7वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, जो अपनी शपथ तक नहीं ले पा रहा था, जो शपथ तक नहीं ले पा रहा था, है जो कि वीआईपी गेस्ट हाउस में आपके द्वारा किया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त नहीं होते तो ममता दीदी जो मायावती के खिलाफ जो वीआईपी गेस्ट हाउस में कपाइयों द्वारा जो की जा रहा था, देश का नुकसान नहीं होता। कौन कह रहा है? कौन सी बातें कर रहे हैं आज आप बिजली नहीं है यहाँ, आपने 2.5 घंटे की जो कटौती अनाउंस कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, 2.5 घंटे की कटौती अनाउंस कर दी पूरे ग्रामीण जिले में, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में बंगाल के चुनाव के लिए किसको धन्यवाद देंगे? पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए किसको धन्यवाद देंगे आप? आशीष जी बताइए, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देंगे? इसके अलावा आप किसी के हित में काम नहीं करते। कहाँ आ गए? अरे सफाई में जो नाच करवाते थे आप लोग सरकारी पैसे से, वो नाच नहीं हो रहा है, उसी का दुख हो रहा है क्या आपको? सफाई में जो मुंबई से कंगना को बुलाकर जो डांस करवाते थे सरकारी पैसों का, उसी का दुख हो रहा है क्या? पुलवामा हमले में आपने क्यों मुंबई में जो नृत्य बंद हो गया, उसी का मलाल है क्या आप लोग को? पुलवामा हमले में दिल्ली पुलिस को आपने क्यों रोक दिया? जब उसने कहा कि मैं पूरा खुलासा कर दूंगा पुलवामा हमले का, तो आप लोगों ने डर के मारे चार्जशीट ही नहीं लगाई उसके खिलाफ। आतंकवादी घटनाएं इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी आप ही की सरकार में हो रही है ना, आपको कुछ पता ही नहीं है। हमारी पहली ऐसी सरकार है जो कि आतंकवादी घटनाओं के बाद हमने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है। इससे पहले क्या किसी ने ऐसा किया था क्या? 26/11 के बाद कोई घटना घटी थी क्या? में घटने के बाद कोई घटना घटी थी क्या? आप बताइए ना, आतंकवादी घटना के खिलाफ भारत की कार्रवाई बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंकवादी कार्रवाई के बाद आशीष जी आनंद जी दोनों मित्रों को रोकूंगा। आशीष जी आनंद जी दोनों मित्रों को रोकूंगा।
पुलवामा छोड़ दीजिए, अभी तो बंगाल का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। पुलवामा पर तो हम लोगों ने साल भर तक चर्चा की। सूर्य कुमार मैथिल जी, कांग्रेस के नेता वहाँ के राज्य के कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है और उस गुस्से का प्रतिफल है कि 93% आदमी वोट देने निकला है। दिल्ली में कांग्रेस करे कि नहीं वो बच्चे हैं जो ऐसा करे, वो अभी बालिग नहीं है, उनको समझ नहीं, जबकि उनकी उम्र बीत गई अधीर रंजन की। वहीं आपकी समझ में ये जो इतना बड़ा मतदान है, अगर ममता जी को बना के रखना है मान लीजिए, तो ममता बनर्जी तो 80% पोल पर भी बनी रहेंगी, नहीं 60% पोल पर भी सरकारें बनी हैं। और इसी बंगाल में पहली सरकार तो 42% पोल पर बन गई थी। ये 93% पोल करने की जरूरत गर्मी में क्या थी? अच्छा मौसम भी सुहाना हो तो चलो ये हो कि चलो लौटते पर चाट खा आएंगे, ऐसा भी नहीं। जान लेने वाला मौसम। मैथिल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग 95 चुनाव और 97 चुनाव हरा चुके हो, ऐसे नेतृत्व वाले जो लीडरशिप होती है उसकी टीम के लोग ऐसे ही बात करते हैं। या वीरभद्र चौधरी जी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मैं ये सोचता हूँ कांग्रेस इतनी तंगू कब से हो गई। बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी जघन्य हत्याएं हुई, उनकी महिला कार्यकर्ताओं के गैंगरेप हुए, उनके कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए। नहीं, राहुल गांधी ने उस पर स्टैंड लिया, लेकिन विवेक नारायण जी नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी ने तो स्टैंड लिया है, लेकिन विवेक जी ने नहीं लिया। जी अमिताभ जी पिछली बार 2021 के चुनावों के बाद कहाँ स्टैंड लिया था? नहीं, अभी लिया, वो थोड़ा लेट जागते हैं, अभी लिया, मतलब 4 दिन पहले, थोड़ा देर से चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनको धरातल नहीं पता, और वो बात करते हैं बंगाल के सुदूर क्षेत्रों की। दूसरी चीज, अभी मेजर आरसी चतुर्वेदी जी ने कहा मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो बंगाल में रही। आप जब यूनिफॉर्म में थे सर, तब आपने वहां देखा कि किस प्रकार से क्रॉस बॉर्डर जो है इंप्लीमेंटेशन होता है, उस पर किस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल जो है परेशान होते हैं। क्या आप नहीं चाहते थे 125 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है वो बनना चाहिए, उस पर फेंसिंग होनी चाहिए? अगर आप एक आर्मी मैन होने के नाते यहाँ बैठे हैं और आप बोल रहे हैं मेरी पहली पोस्टिंग है, तो मैं आपको कहूंगा कि अपने शब्दों को वापस लीजिए, क्योंकि गुजरात की मुख्यमंत्री देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जो केंद्र सरकार को 7 चिट्ठियां लिखने के बाद भी, क्योंकि देश का बॉर्डर सील किया जा सके, समर्थन कर रहा हूँ। रह गई बात महिलाओं की, कि महिला होने के नाते उनको समर्थन मिल रहा है, तो आज ही कल ये जिसका बलात्कार हुआ कोई वो महिला नहीं थी क्या? संदेश खाली में तो शाहजहां के टीएमसी कार्यालय में बुला बुलाकर महिलाओं का पूरी रात गैंगरेप करता था और फिर घर भेज देता था, वो महिलाएं नहीं थी क्या? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की ममता दीदी ने? महिला होने का भोग करते हैं आप लोग भी। महिला आरक्षण बिल का जिस प्रकार से डिम्पल यादव जी ने विरोध किया, ये बताते हैं कि आप महिलाओं का नेतृत्व करने की शक्ति नहीं रखती हैं। महिला होना ही महिलाओं के नेतृत्व का कोई योग्यता नहीं होती, उनके लिए सोचना पड़ता है। और सोचा किसने? प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना देके सोचने देते। एक सेकेंड, क्या मुझे ये बताइए डिम्पल यादव जी ने कभी सराहना की जब 12 करोड़ स्टेट में शौचालय बने कि महिलाओं को आज शौचालय करने के लिए एक आम में गई खुले में जॉब करने जाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या परेशानी होती है। एक बार मैं एक क्षेत्र का नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर, यहाँ इतना वोटर परसेंटेज टर्नअराउंड बढ़ा। नॉर्थ 24 परगना में कोयला गांव है सर, मैं वहां पे गया हूं, वहां पर मैंने देखा इतने से पिलर लगे हुए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इधर से उधर से इधर कोई भी आ जा सकता है। ऐसे खुले कॉरिडोर बंगाल में लगभग 125 किलोमीटर के हैं। वहां पर बुरकामुखी महिलाएं बांग्लादेश में जाके अपने घर में रोटी बनाती हैं,
और हिंदुस्तान ने आके सरकारी योजना का लाभ लेती है। ये स्थिति ठीक है मैथिल साहब, मैं आशीष जी से जवाब ले लेता हूँ, चूंकि आपने उनके आर्मी वाली पोस्टिंग का जिक्र। आशीष जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच के जो 125 किलोमीटर का पूरा ओपन बॉर्डर है वो वहाँ घुसपैठ का बड़ा कारण है, और ममता जी से 7 बार चिट्ठी लिखकर ज़मीन मांगी गई और उन्होंने इनकार कर दी। आशीष चतुर्वेदी, हैरानी की बात है कि इतना तो पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर होता है वो या तो बीएसएफ के पास होता है या इंडियन आर्मी के पास होता है। किसी भी पुलिस के पास इस देश का कोई बॉर्डर या उसकी सिक्योरिटी या बीएसएफ के पास है या इंडियन आर्मी के पास है, और ये दोनों ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ से न पूछते हैं, न बताते हैं, न इनसे कोई बात कहते हैं, न उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंटर गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, स्टेट का नहीं होता है। पहली चीज पता होनी चाहिए। बीच में मैं बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक बार सुनिए, मैथिल जी, एक बार उनकी बात आ जाए। ये एक पाखंड है जो आप भाजपा वालों को हमेशा देखेंगे कि ममता बनर्जी ने घुसा लिया। मतलब जो बीएसएफ वहां खड़ी थी, जो इंडियन आर्मी खड़ी हुई है बॉर्डर पे, उसको ममता बनर्जी ने कहा अरे आर्मी जरा हट जाओ, और उन्होंने कहा ओके मैडम हम हट रहे हैं, और वहां से हट गई। ये ढोंग आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर से नीचे तक गाते हुए दिखेंगे। इंडियन आर्मी और बीएसएफ भी मुस्तैदी से कश्मीर में खड़ी होती है, उसी मुस्तैदी से वहां खड़ी होती है। हाईकोर्ट ने क्या कहा 5 दिन पहले पता है? होना चाहिए कि तुम्हारी बॉर्डर को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा पता है आपको? ये पता होना चाहिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा राज्य सरकार को पता है? इंडियन आर्मी और के पैसा देने के बावजूद राज्य सरकार ने जमीन अभी तक अधिग्रहण नहीं किया। राज्य सरकार क्या चाहती है? बॉर्डर क्यों नहीं नजदीक करवाना चाहती है? और राज्य सरकार को कहा है आप 2 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए, हम कंटेम्प्ट करेंगे। और ये आप कहां से अधूरी जानकारी लेकर आते हैं? अरे साहब, पहले अपने प्रधानमंत्री से कहो कि कोर्ट से स्टे न लाए अपनी बीवी और अपनी डिग्री छुपाने के लिए। पहले अपने प्रधानमंत्री से कहो कि अपनी बीवी और ब्रिगेडियर बन गए भैया छुपाने के लिए कोर्ट से स्टे न लाए। तो आदमी अपनी बीवी और डिग्री तो जानते होंगे। अरे आशीष जी, हाईकोर्ट का आदेश पढ़ाया आपने? हाईकोर्ट का आदेश पढ़ाया आपने? हाईकोर्ट का आदेश पढ़ाया आपने? इंडियन आर्मी और बीएसएफ जो हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा आपने? बांग्लादेशियों को घुसा रही है अंदर। अरे हाईकोर्ट का तुम्हारे इतिहास में तुम्हें जिस दिन खड़ा कर देंगे ना, वहाँ सुसु निकल जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश पढ़े आप? जो जिस दिन खड़ा कर देंगे ना बॉर्डर का आदेश पढ़े आप, निकल जाएगी। समझ गए? तो बातें करना छोड़ दो, अपनी चिंता करो आशीष जी, एक बार खड़े हो जाना समझ में आ जाएगा। आशीष भाई अनंत अमित दोनों रुकिए, दोनों बहस को आगे बढ़ाए। आपस में बहुत उत्तेजना ठीक नहीं। आशीष जी ने जो बात की, अच्छा 30 सेकंड मैथिल जी, 30 सेकंड, फिर मैं मनीष जी के पास चलूँ। सिर्फ 30 सेकंड। और जितनी मुस्तैदी से वहां है उतनी मुस्तैदी से वहां है। ये हर खत पिल्ले सिक्योरिटी का अधिकार बीएसएफ को है। फेंसिंग करने के लिए तो जमीन अलाउट करनी है। ठीक है मैथिल जी, अभी रुकना होगा। मैं रुकिए भाई, अरे रुको दादा, अब रुको। मनीष गुप्ता जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात मैं अपनी समझ से कहता हूं, मैं इसका बहुत विद्वान नहीं, लेकिन अपनी समझ से एक बात कहता हूं कि जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय है या जहां आर्मी डिप्लॉय है, बॉर्डर का इलाका है, सेना वहां है, ठीक बात है, सारी सुरक्षा उनके पास है और वो अपने ढंग से अपनी नीतियां बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ठीक है आशीष जी, लेकिन उसके बाद भी मेरी समझ ऐसी कहती है कि भूमि का मसला ऐसा है जो राज्य सरकार के डोमेन में आता है। ठीक, अगर उसका मालिकाना हक बदलना है, वो किसी दूसरे स्टेट को देनी है या सेंट्रल को ही देनी है, तो फिर राज्य सरकार को ही उसमें निर्णय करना होगा। अयोध्या में तमाम राज्यों ने जमीन मांगी, कोरिया ने जमीन मांगी, नेपाल ने जमीन मांगी, दिल्ली सैंक्शन नहीं कर पाई, वो लखनऊ ने सैंक्शन की जमीन, कोरिया ने भी जमीन ली है वहां।
इसलिए सीमा हो या सीमा के अंदर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये जो भारत नेपाल की जो कई राज्यों से लगती हुई सीमा है हजारों किलोमीटर की, बोले ये सब सेंट्रल के अधीन है या राज्य के नहीं भाई साहब, राज्य का ही वहां अधिकार है, वहां आप आर्मी खड़ी कर सकते हैं, आर्मी अपने कार्य कर सकती है। और दूसरी बात, ठीक है भैया, मैंने कश्मीर को जितना देखा, कश्मीर में मनीष यार, कश्मीर में सिक्योरिटी, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नर एलजी, ये सब मिला के एक टॉप वो बनता है केंद्र विचार विमर्श का, निर्णय लेने का। ऐसा नहीं कि सारा कर्नल साहब के ऊपर ही छोड़ दिया, बोले कर्नल साहब चाहिए से निपटा लो, नहीं भाई, एक प्रक्रिया है। और भारत तो वैसे भी पॉलिटिकल लीडरशिप को ही सबसे ऊपर रखता है, पॉलिटिकल लीडरशिप से ऊपर भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं। हमारे यहाँ रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च कमांडर सेना, यही तरीका है पॉलिटिकल लीडरशिप। सीडीएस भी उसके नीचे ही रहेंगे, ये भारत की प्रक्रिया है। खैर मनीष गुप्ता, हम फिर बंगाल पर लौटते हैं। हम बार बार इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, बंगाल को ऐसा क्या चीज़ उद्वेलित कर गई, प्रवोक कर गई कि उसने कहा कि ना, क्योंकि जैसे बंगाल के सामान्य लोगों से मैं बात करता हूँ जो यहाँ हैं, जिनके परिजन वहाँ हैं, वो लोग पहले चुनावों में कहते थे भाई साहब हम लोग तो कभी वोट डालने नहीं गए, वहाँ रहते हुए नहीं गए। क्या? क्योंकि इतना बवाल रहता था, फिर ये वाले आते थे, धमकाते थे, सटकाते थे, कहते थे सब पता कर लेंगे किसने वोट डाला, वहाँ सीसीटीवी लगी है और सब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, वोट खत्म हो फिर तुमको उल्टा टांगेंगे। क्या? तो वहाँ परसेंटेज थोड़ा सा प्रभावित रहता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ना भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम्हें हमारी कसम वोट डालने चलो। क्यों? एक्चुअली बीच में आपकी आवाज बिल्कुल आई नहीं मेरे पास, तो मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया। जितना समझाया मैं बता रहा हूँ, उससे पहले 1 मिनट लूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, बीएसएफ के कंट्रोल में बॉर्डर, उस पर एक लाइन कहना चाहूंगा। तो पुलिस क्या कर लेती, तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगभग 2200 किलोमीटर लंबा है, और उस बॉर्डर में कोई बहुत बड़ी फेंसिंग एरिया नहीं है, मैदान भी है, जंगल भी है, नाले भी हैं, झील भी है, नदी भी है, और वहां कोई बॉर्डर की क्लियर लाइन नहीं है। ऐसा ऐसा जगह है जहां के पूरा गांव है, आधा गांव इधर है, आधा गांव इधर है, मार्केट। वहां मिलिट्री क्या है, बॉर्डर क्लियर बता ही नहीं सकती कौन सा बॉर्डर 100 मीटर इधर या 100 मीटर उधर है। वहां पुलिस और लोग भी जानते हैं कौन सा आदमी इधर पहुंच गया, कौन सा आदमी इधर पहुंच गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह शाम बांग्लादेश हिंदुस्तान करते रहते हैं। वहां पुलिस ही इफेक्टिव होती है, और इसमें कोई डाउट नहीं है जी। आप समाजवादी पार्टी के नेता भले ही आर्मी से होंगे, लेकिन या तो इस फैक्ट को जानते नहीं है या जानबूझकर छुपा रहे हैं। खैर, अब ओरिजिनल प्रश्न पर आता हूं जो अमिताभ सर ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकदम से इतना गेम चेंज कैसे हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये एकदम से नहीं हुआ। अगर आप याद करो तो इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी को बहुत बम्पर बेनिफिट मिला था बंगाल से। अगर उस समय लोकसभा के वोट को अगर कन्वर्ट कर लें तो उस समय भी मेजोरिटी आ जाती। लेकिन सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी उस समय सरकार में थी, उन्होंने जिस तरीके से दमन किया, जिस तरीके से प्रेशर बनाया, लोगों को लगा कि अगर हमारा एफर्ट हल्का रह गया और अगर हम एक्सपोज हो गए कि हम दे रहे हैं तो हम मारे जाएंगे। ये एक डर ऐसा था जिसकी वजह से अगले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं इसके बाद अमित शाह जी ने स्ट्रेटजी बदली और वो कितना इस तरह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि इतना इतना फोर्स हम दे देंगे कि गुंडे चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, अब जनता को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो जो छुपी हुई एनर्जी थी, जो दबाई हुई थी, वो दब के हटके बाहर आ गई। मेरे कलकत्ता में कुछ रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि अपार्टमेंट के बाहर उनके क्लब के बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं यहां से आज कोई तो वोट चलता नहीं है, और जिसको जान प्यारी है वो वोट नहीं डालेगा, जिसको हिम्मत है वो डाल के आए।
क्या आपने देखा नहीं कि इस बार एक पोलिंग में जहांगीर खान की पोलिंग में एक बटन पर क्रॉस लगा दिया कि नहीं, बीजेपी में कोई वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी की या कहें या गृहमंत्री अमित शाह की कहें, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि इस बार गुंडों को ये मैसेज देना है कि कैसे भी हो जनता को मन से डर निकालना है। वो डर निकला है, और वो डर निकला है तो इस बार वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, अब ये देखना होगा। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसा बिहार से जो नकली वोट थे, ठीक है, वो हट गए। ठीक है, ठीक है। विवेक भाई, कांग्रेस के एक नेता हमसे धीरे से मतलब अनौपचारिक कह रहे थे, मैं बिना नाम लिए उसको उद्धृत कर दूं ताकि बात आ जाए। हमने पूछा आप क्या चाहते हो, अपने मन की बताओ। क्या तो मालूम उन्होंने क्या कहा? बोले भैया चाहते तो हैं कि ममता हार जाए। मैंने कहा क्यों भाई, आपको ममता से क्या तकलीफ? बोले ममता अगर चौथी बार शपथ लेके दिल्ली आई तो बोले अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, लालू यादव के लड़के तेजस्वी और ये केजरीवाल, बोले ये सब भाग के दीदी शरणम गच्छामी हो जाएंगे, कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, दीदी जैसा हो। क्या बोले ये कोई राहुल जी का फोन नहीं उठाएंगे, और भारत में भाजपा विरोध का केंद्रीय चेहरा ममता जी हो जाएंगी। राहुल जी की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं अग्निहोत्री जी, वो भी बर्फ पड़ जाएगी उन पर। तो बोले इसलिए मन से तो ये चाहते हैं कि भाई निपट जाए, कम से कम तृणमूल भी तो कम से कम शांति रहे, क्योंकि जिस ढंग से इंडिया अलायंस के सारे घटक दलों के नेताओं ने ममता जी के पक्ष में, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, सब देख लो। राहुल जी बंगाल में गए, 7 घंटा गुजारना उनको भारी पड़ गया। एक आदमी साथ नहीं, एक आदमी किसी दल का साथ नहीं कि आशीष चतुर्वेदी होते भैया हमको अखिलेश जी ने भेजा, नहीं। ये स्थिति तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा रात शाम को आपसे पूछूंगा क्या कांग्रेस के मन में भी कुछ ऐसा था कि दीदी अगर अब की बार चौथी बार जीत कर दिल्ली आई क्या, तो फिर दिल्ली में दरबार दीदी का लगेगा, फिर खड़गे जी राहुल जी को कोई नहीं पूछेगा। और हो सकता दीदी तो दीदी है, फोन आए बोले जी राहुल जी बात करेंगे, वो ये भी पूछ सकती कौन राहुल, वो दीदी है। विवेक जी देखिए, मन के लड्डू फोड़ने में, अभिव्यक्ति देने में, कान में बात करने में तो देश में आज़ादी है ही। देखिए तो इसमें तो कोई दुख ही नहीं, कुछ भी कह सकता है जी। आप अधीर रंजन जी को या कांग्रेस को कोट कर रहे हैं और बार बार परसेंटेज को कोट कर रहे हैं। अधीर रंजन जी, जब पार्टी कांग्रेस वहाँ पे अलायंस नहीं है, अपोजिट लड़ रही है, दूसरा अलायंस का कोई वहाँ भागीदार लड़ नहीं रहा है, तो अधीर रंजन जी क्या ममता जी की शान में कसीदे काढ़ेंगे क्या? तो और दूसरी बात, राहुल जी अगर वहाँ गए हैं जब अलायंस का कोई वहाँ पे लड़ नहीं रहा है, अलायंस केवल कांग्रेस और वहाँ पे टीएमसी आमने सामने है, तो वहाँ पे वो अगर राहुल जी के साथ, राहुल जी उनके विरोध बोल रहे हैं या कोई नहीं खड़ा उनके है, तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन वहाँ पे आप देखिए विवेक जी, एक की बात आप करते हैं, सिर्फ एक सेकंड वहाँ पे कहा, एक सेकंड लूंगा, सही कहा उन्होंने, ठीक, एक सेकंड लूंगा। चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, उन्हें कहना चाहिए था उनको, ये बिल्कुल बिल्कुल धर्म था ये हर तरीके से। बिल्कुल ठीक। आपने बार बार एक बात और कही, वोटिंग परसेंटेज की। ना एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इसी पर एक बात करते, फिर पूरी बात करें, और 2 मिनट जाने, लेकिन पूरा मौका दीजिए। पूरा अरे आपके लिए आपकी बात कोई रोक सकता है? अरे लालू यादव के बेटे राहुल गांधी के साथ भी एक कोको कोला पी लेते मंच पे, पुलिस पकड़ रही थी, उनका हौसला बढ़ जाता राहुल गांधी का। अखिलेश यादव भी बोल देते हैं राहुल जी के लिए कि राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई पुलिस पकड़ रही थी किसी को? आपके सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया क्या? ये मैं कह रहा हूं, अधीर रंजन छोड़ो, मैं कहूं उद्धव ठाकरे आपको किसी ने शुभकामना तक नहीं दी कि कांग्रेस के साथ हमारी शुभकामना है। ना पवार की पार्टी ने, ना उद्धव की पार्टी ने, ना केजरीवाल ने, ना अखिलेश यादव ने, ना तेजस्वी यादव, किसी ने नहीं दी। आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप तो बड़े बूढ़े हो। बात सही है, लेकिन वहां पे अलायंस जो था नहीं, और कांग्रेस वहां पे अपोजिट टीएमसी की लड़ रही थी, तो वहां पे कांग्रेस का मुकाबला था, कौन खड़ा हो रहा, कौन मैं कह रहा हूं, अलायंस की बात नहीं हो रही थी। अरे सपा और टीएमसी का भी कहां अलायंस था भाई? मैं क्या कह रहा हूं, सपा और टीएमसी का अलायंस कहां था? नहीं था ना, टीएमसी की लड़ाई थी, वहां पे अलायंस नहीं था मैदान में।
कि वहां पे आप लालू जी के कोको कोला पीने आते लड़का उनका या उद्धव जी खड़े होते, वहां अलायंस नहीं चुनाव लड़ रहा था, वहां पे कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा था। तो इसलिए राहुल जी को वहां पे लड़ना था, किसी के न खड़े होने के लिए हमारा कंपल्सन कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन वहां पर अलायंस लड़ रहा होता कि ममता जी अलग है और पूरा अलायंस भैया ठीक है, ठीक है विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कांग्रेस की। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक लोक जीवन का उदाहरण देता हूँ। मैथिल जी रुको भाई, एक मोहल्ले में आमने सामने दो समधी रहते हैं। आशीष भाई सुनना है, दोनों समधियों ने सत्यनारायण कथा कराए। रिश्तेदार तो सबके कॉमन, क्या सारे रिश्तेदार एक समधी के आए, दूसरे की ओर मुंह पीट करके खड़े हो गए। तो मोहल्ले वाले पूछे कि भैया तुम्हारी ऐसी बेइज्जती क्यों हो रही है? थे तो सब रिश्तेदार यार आपस में, आप लोग अखिलेश यादव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? उद्धव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? गांठ जोड़ के बैठे हो। पवार और आपकी रिश्तेदारी नहीं, गांठ जोड़ के बैठे हो। आपसे गांठ छुड़ा के सब उधर भाग गए, ये मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप बड़े दिल वाले हो, कोई दिक्कत नहीं। विवेक जी आपकी बात सब सही है। ये सत्यनारायण की कथा और ये समझाने की दावत का मामला नहीं है। वहां पे देखिए सीधी सी बात है कि वहां अलायंस नहीं लड़ रहा था। अगर अलायंस लड़ रहा होता तो ये सवाल पैदा होता कि राहुल जी के साथ खड़े हुए ममता जी खाली अलग अलायंस से होकर लड़ रही है, बाकी अलायंस पूरा वहां लड़ रहा है। वहां पे तो कांग्रेस वर्सेस टीएमसी की बात थी, वर्सेस बीजेपी की बात थी। ठीक है, तो वहां पे समझ गए। ठीक है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा इनकी तरफ 10 पहलवान आए, आपकी तरफ 2 ही आ जाते। आपको दोनों भी इस लायक नहीं समझा कि आपकी तरफ आ जाए। इतनी सी बात कही, आप दुनिया कहानी बता रहे हो। कर छोड़ो अनंत अमित, मैं प्रश्न वहीं पर ला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में है, स्वाभाविक है, उसको अपना आकलन है। और फिर कुछ एग्जिट पोल भी सोडा की बोतल की तरह खुलता है पूरी ऊपर तक, है ना। लेकिन एग्जिट पोल्स ने कई बार चीज़ों में निराश भी किया है, ये भी इतिहास है। एग्जिट पोल कभी एग्जिट पोल नहीं हुए, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इधर भी पलट सकते हैं, उधर भी पलट सकते हैं। कभी आपके जहन में ये बात आई कि ये जो बड़ा मतदान है, ये ऐसा तो नहीं कि 1% मान लो ममता जी के लिए उमड़ पड़ा हो? नहीं अमित जी? भैया जी आपने बहुत पत्रकारिता की है। 2004 में साइनिंग इंडिया के समय भी हमें एग्जिट पोल बहुत दिखा रहा था, आपने देखा ही था। इस बार के चुनाव में भी हमें बहुत दिखा रहा था। तो इसीलिए हम एग्जैक्ट पे जाते हैं, एग्जिट पोल वालों का काम करना है, काम करते रहेंगे। देखिए उसी बंगाल में 2016 में हम 3 सीट जीत कर आते हैं, 2021 के चुनाव में 77 सीट जीत कर आते हैं, और 1000 बूथ पे भाई साहब हमारे कार्यकर्ता भी नहीं होते हैं 2021 के चुनाव में, और हम 77 सीट जीत कर आते हैं। और विगत 5 साल की मेहनत में हमें यह लगा कि राज्य की जनता में, और जिस तरीके से भय में जिस तरीके से वहां जनता जी रही थी, और हम लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का रक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो पहला ऐसा प्रांत है जहां पे संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं हो रहा था, वहां पे इश्तिहार जारी हो रहा था और हम संकल्प पत्र लेकर आ रहे थे। ये पहला ऐसा राज्य है। विवेक भैया को एक बात की दिक्कत और है ना, कि उसी अधीर रंजन चौधरी को चुनाव कौन हराता है? एक गुजरात से एक मियाँ जी आते हैं, यूसुफ पठान, और वो अधीर रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति को जो एलओपी होता है देश का, और लोकसभा का चुनाव हरा देता है। तो भाई जो राहुल गांधी हैं आज, वही अधीर रंजन थे। बिल्कुल, और उस समय एलओपी होते हैं। और गुजराती, एक गुजरात का मियाँ जी आता है और वो पश्चिम बंगाल में इतने बड़े लीडर को हरा देता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो विवेक जी कैसे कहेंगे भाई, इनको तो उस समाज को भी खुश रखना है ना, ये इनके साथ चिंता बहुत है। दूसरी बात, इनको छोड़ दीजिए आप, आपने इतने लोग का बताया, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, फलाना जी। अरे साहब, झारखंड में तो आपकी सरकार हेमंत सोरेन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। हेमंत सोरेन का तो कैंडिडेट भी नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के लिए गए, कांग्रेस के खिलाफ कर रहा था। पति पत्नी दोनों, हाँ गए, पति पत्नी दोनों। तो आप तो ये निवेदन कर सकते थे ना साहब, अरे ठीक है केंद्र में इंडी गठबंधन है, वहां यार हम लड़ रहे, वहां क्यों जा रहे, मत जाओ, कम से कम हमारी भी इज्जत बच जाएगी, तुम्हारी भी इज्जत बच जाएगी। लेकिन वो तो नहीं हुआ,
वो तो ममता, जो आपने कहा कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि यदि वहां पे खुदा व चुनाव खास्ते नहीं अगर लड़ा ममता था। जी आ गई वहाँ तो राहुल गांधी का जो हश्र होना है आपने बताया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 4 तारीख को जो परिणाम आएगा भैया जी, ये पूर्ण विश्वास है। इस तरीके से युवाओं ने एक सर्वे हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने किया है, उस सर्वे में ये पाया गया है कि 18 साल से 24 साल के बच्चे जो है वो पहले साल के वोटर है, पहला वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी को के साथ आप बात कंफ्यूजन करते हैं, आप बात को समझने की कोशिश करिए। आप राजनीति करते हैं, प्रवक्ता है। वहां पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, वहां पे अलायंस चुनाव नहीं लड़ रहा था कि वहां पे हेमंत सोरेन वही तो कह रहा हूं, तो इसलिए झारखंड में तो कांग्रेस के साथ आपकी सरकार है ना, कांग्रेस में जेएमएम की सरकार तो कांग्रेस के साथ है ना। नहीं, आप ये बात करिए कि आप महिला सम्मान की बात आपकी पाखंड है। आप एक महिला मुख्यमंत्री के लिए पूरा आपका सरकार लगा हुआ था, वहां पे सारा सशस्त्र बल लगा हुआ था। अरे सरकार तो राज्य सरकार की थी, अगर हमारे लोग अगर कुछ कर रहे तो राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र है ना। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अनंत अमित जी को भी और विवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। विवेक जी ने अच्छी बात कही, आगे के लिए इसको मैथिल भाई अपने आगे के लिए इसको नोट कर लो सब लोग। ये कांग्रेस का स्टैंड रहे तो हम कांग्रेस के का समर्थन करेंगे, तारी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने कहा एक महिला के खिलाफ आप लड़ रहे थे वहाँ बंगाल में, अब ये नियम बना लो महिला खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा। क्या दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, कांग्रेस अभी शपथ उठाए, गंगा जल ले, तुलसी का पत्ता हाथ में रख के कहे रेखा गुप्ता खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। है हिम्मत? गजब बात करते हो यार, ये कौन सा तर्क है? ऐसी मजाक तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। बोले महिला के खिलाफ चुनाव लड़ा, अरे महिला के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। महिला भी पुरुष के खिलाफ लड़ रही है, पुरुष भी महिला के खिलाफ लड़ रहा, इसमें जेंडर कहां से आ गया यार? अजब चुटकुला बना के रख दिया आपने लोकतंत्र को। अजब चुटकुला है भाई ना। अभी रघुराज जी की का देहावसान हुआ, उनकी फोटो आई थी, जो ऐतिहासिक फोटो है, उसमें एक फोटो मैंने ट्वीट की थी। इंदिरा जी बैठी हैं और जवाहरलाल नेहरू की उम्र के नेता, किसके? इंदिरा जी के सहयोगी नहीं, जवाहरलाल नेहरू की उम्र के नेता सब चारों तरफ घेरा बना खड़े हैं। उसका कैप्शन था एक पुरुष, पूरे कैबिनेट में एक पुरुष। क्या ये हमने नहीं दिया था? हम पर गुस्सा मत होना, वो लोग लोकतंत्र सिखा रहे हैं। करे बताइए, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं है। अब बैठ तो रहे हो सब, पहले तो बैठने की भी इजाजत नहीं थी भैया। विवेक जी, आप पुरानी आदमी हो, कब भूल जाते हो पुरानी कहानियां? वहां तो खड़ा रहना पड़ता था इंदिरा जी के समय में। आप जगजीवन राम हो, कमलापति हो, इससे कोई फर्क नहीं। जगजीवन राम कौन थे पता है? इंदिरा जी के पिताजी की पहली कैबिनेट में मंत्री थे। कब? देश की पहली कैबिनेट मंत्री थे। उसकी लिस्ट पंडित जी ने कलम से, पेंसिल से बनाई थी, जगह जगह नाम कटे थे। बाद में गांधी जी ने 2 नाम जुड़वाए, अंबेडकर और जगजीवन राम। वो भी खड़े थे, बाबूजी भी है। इसलिए इस सब चक्कर में ना पड़ो। और इस तर्क का कोई मतलब नहीं, बड़ा मतलब विचित्र तर्क है। इसका क्या कहेंगे? महिला के खिलाफ लड़ रहे थे, बताइए। अरे भाई, महिला चुनाव में तो लड़ा ही जाएगा, इसी कौन सी बात हो गई? क्यों नहीं लड़ा जाएगा? भाजपा की जितनी महिला सांसद जीत के आई हैं, वहां कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, नहीं ना? उतारे ना। ये कैसी बातें करते हो यार? कुछ तो मैच्योरिटी की बात करो। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, विवेक जी ने उस बात को एक वाक्य की ढाल बना के वो एक साइड में खड़े हो गए पेड़ के नीचे कि अरे भाई गठबंधन ने लड़। गठबंधन की तो बात ही नहीं की हमने कहा आपके तो सारे बंधन खोल के भाग गए लोग। वहां तो साझी सरकार चला रहे हो झारखंड में, उनसे तो कह सकते थे कि चाचा तुम्हें हमारी कसम हमारे खिलाफ तो ना आना यार, कम से कम तुम्हारा क्या लेना देना बंगाल से। वो भी गए और आपकी लानत मलानत करके आए सपत्नीक हेमंत। ऐसा भी नहीं कि अकेले बोले ना तुम भी चलो। शिबू सोरेन के पुत्र बहू दोनों आपको लानत मलानत करके आए। वो नहीं जाते तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था। मैं ये कह रहा हूं, हर आदमी जो आपका रिश्तेदार है वो आपको जलील करने बंगाल
जानबूझ के गया विवेक जी, मैं ये निवेदन कर रहा था। मौन भी रह सकता है आदमी, ऐसा तो नहीं किसी के हेमंत सोरेन इतने बड़े नेता कि उनके जाते बंगाल के चुनाव पलट जाएगा, या ममता जी ने कहा कि नहीं हेमंत तुम नहीं आओगे तुम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो अपने प्रदेश में उतने बड़े नेता है, वो शिबू सोरेन नहीं है ना, उनका नाम हेमंत है भाई, वो गुरुजी नहीं है। वो अपना ही अकेले चुनाव बनने सरकार नहीं बना सकते तो बंगाल में क्या करते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को टीज करने गए, अपमानित करने गए, ये निवेदन कर रहा था। आप नहीं समझना चाहते, आपकी मर्जी, मुझे बात आखिरी, आपको अच्छी लग रही है ठीक है, आप अपमानित होने के लिए और दावतें करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ममता जी का हारना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, वरना हेमंत सोरेन ममता जी के यहां मिलेंगे, राहुल गांधी के घर नहीं आएंगे। क्या एक डब्बा सोहन पपड़ी के लिए तरस जाओगे विवेक जी? लोग इतने हैं चालू सब, एक गुलदस्ता गेंदा की माला और एक डब्बा सोहन पपड़ी लेके दिल्ली मिलने नहीं आएंगे राहुल जी से। क्या सब ममता जी के यहाँ। अखिलेश जी का आप जानते हो कैसा रिश्ता है ममता जी से, मुलायम सिंह जी के समय से, बाकी सबका देख लो। और ममता जी भी आपके कुल गोत्र में जन्मी हैं, क्या वो आपके सारे पैतरे जानती हैं। वो आज भी ये नहीं भूली कि दिल्ली में रहते हुए सोनिया गांधी ने उनको 12 दिन इंतजार कराया मिलने के लिए। क्या 12 दिन? दुनिया के लोग मिल लिए मैडम से, लेकिन ममता को 12वें दिन 2 मिनट का समय दिया गया, भूली नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाजपा का जो हो सो हम कांग्रेस को निपटा देंगे। भाई भाजपा की सरकार अगर आनी है तो आई जाएगी, वो तो रुके तो रुक नहीं रही होगी, अब तो वोट बढ़ गया। लेकिन ममता बनर्जी अगर 10 सीट कांग्रेस को दे देती तो इज्जत नहीं बच जाती सबकी? बच जाती ना, लेकिन नहीं दी। अरे भाई फेस सेविंग ही हो जाती कांग्रेस की। मैं फिर कहूंगा ये कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस जाने, लेकिन मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे कहूंगा, मेरी बात नोट कर लीजिए, अभी परिणाम नहीं आए। अगर ममता बनर्जी जीत गई और चौथी बार शपथ लेके दिल्ली आई तो गैर भाजपा क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा केंद्र होगा ममता बनर्जी का घर, और ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता होंगी भाजपा के विपक्ष की राजनीति की, देश की। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी मीलों पीछे खड़े होंगे ममता बनर्जी के मुकाबले, ये समझ लीजिए। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। आशीष जी, आप जितने गुलदस्ते खरीदेंगे क्षेत्रीय दल वाले वो सब ममता जी के लिए जाएंगे, राहुल गांधी क्या नहीं आएगा, ये लिख लो। अगर ममता जी जीत कर आई, जीत नहीं पाई तो ये है कि भाई आपको भी गुलदस्ता मिलता रहेगा, आपको महंगे फूल वाला नहीं मिलेगा, देसी फूल वाला मिलेगा, विदेशी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आएंगे। और एक आखिरी बात कहूँगा कि अगर ममता जी नहीं जीती और भाजपा प्रचंड बहुमत से बंगाल में आई तो आशीष भाई आपके लिए कहता हूँ, बिहार के बाद बंगाल का झटका आपकी सेहत के लिए 2 झटके अच्छे नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। समाजवादी पार्टी के लिए आप ही कह सकते हैं कि वो बंगाल से क्या मतलब, नहीं। अवध जीता मगध जीतेंगे, क्या परिणाम आया? और बंगाल पर भी आपने बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं, और अगर बंगाल का परिणाम दूसरा हुआ तो समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास भी उत्तर प्रदेश में डगमगाएगा, ये बात सच है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।
खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला।